तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देख लेते हैं परस्यूड का ये प्रैक्टिस सेट है। एक सेट हम लोग किए थे और इसका ये 30वां सेट देख लेते हैं। तो 30 से उल्टा जाएंगे 30 29 करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो ये है उदयन। उदयन का सबसे पहले पाटलिपुत्र का इन्होंने राजधानी के रूप में चयन किया और उसको बसाया भी। सेकंड क्वेश्चन है कि तमार विद्रोह किस जनजाति ने किया है? तो तमार विद्रोह किया है उड़ाव जनजाति ने। तमार विद्रोह किसने किया? तमार उड़ाव जनजाति ने किया। थर्ड क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। फोर्थ क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है अंग्रेजी कंपनी ने। तो पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर अपना आधिपत्य किसने स्थापित किया है? तो ये अंग्रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो ये था नंदवंत के शासक घनानंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई? तो कृषि मेला जो था उसमें कृषि वैज्ञानिक द्वारा किस्म का लगा है प्रदर्शनी शाबौर मेला में। शाबौर मेला में कृषि वैज्ञानिक ने प्रदर्शनी लगाया। नेक्स्ट है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां कररानी। दाऊद खां कररानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये चंपारण में किए थे 17 में। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों द्वारा पटना में माल गोदाम स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य था सोना प्राप्त करना। जो फ्रांसीसी पटना में स्थापित किए थे माल गोदाम, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो सोना प्राप्ति करना और कुछ भी नहीं। यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस माह में आयोजित होता है? तो सौराठ में शादी विवाह से संबंधित जो मेला होता है वो आयोजित होता है जेठ आषाढ़ में। कब आयोजित होता है? तो ये ज्येष्ठ आषाढ़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह जमींदार थे कहाँ के? तो कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जमींदार थे कहाँ के? जगदीशपुर के। अगला है कि बिहार में सबसे पहले किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो बिहार में सबसे पहले हुआ था पुर्तगाली कंपनी का आगमन। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे पहले किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था पुर्तगाली कंपनी का। बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किस बुक से? तो बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया था ये मिलता है ताजुल उल मासीर से। ताजुल उल मासीर से प्राप्त होता है कि बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण था ताजुल उल मासीर। नेक्स्ट है पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब हुआ है? तो पटना में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था 1985 से। पटना में पुस्तक मेले का आयोजन कब से हुआ है? तो हुआ है 1985 से। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान्यदेव। दरभंगा वाला एरिया में था कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान्यदेव। आगे देखते हैं। तो अगला है कि शांत रक्षित जो पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महाविद्यालय के आचार्य थे
इन्होंने किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो शांत रक्षित ने तिब्बत में प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का, जो पाल वंश के शासनकाल में नालंदा के आचार्य थे। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि निम्न में से किस चित्र शैली में तेज रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये है पटनाकलम शैली, इसमें तेज गहरा रंग का प्रयोग नहीं होता है और ये हैंडमेडेड है पटनाकलम शैली। नेक्स्ट है कि जानकी नवमी का मेला किस स्थान पे आयोजित होता है? तो सीता माता के जहाँ पे जन्म हुआ था सीतामढ़ी में, वहाँ पे इनका जानकी नवमी का मेला होता है, लगता है। नेक्स्ट कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर स्थित है बिहार में। उदंतपुरी कहाँ स्थित है? बिहार में। विक्रमशिला भी बिहार में। आगे देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली में संस्थाल समाज की लोक कथाओं, मिथकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का विशेष प्रस्तुतिकरण होता है? तो ये है जादव पटिया शैली। तो जादव पटिया शैली में संथाल समाज की लोक कथा, मिथक, धार्मिक विश्वास और नैतिक जो भी शिक्षा होता है उसको जादव पटिया शैली में अपना ये प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कौन? तो संथाल समाज। नेक्स्ट है कि कोहबर जो भित्ति चित्र होती है उसमें तोते का चित्रण क्यों किया जाता है? तो कोहबर भित्ति चित्र में तोते का चित्रण किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। कोहबर जो होता है उसमें भित्ति चित्र में तोते का चित्रण किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? तो बिहार में जो पहली बार कांग्रेस मंत्रिसभा बना था उसका नेतृत्व किए थे कौन? श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो सासाराम का मकबरा है अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना, अफगान शैली का। आगे कि बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो चौंचर गीत गाया जाता है। बिहार में धान रोपते समय जो गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? चौंचर गीत। नेक्स्ट है कि पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया थे परवेज ने। परवेज ने पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि बिहार की पेंटिंग विधि कौन सी है? तो बिहार में मधुबनी भी है, श्रीरंगम पेशवाई बिहार की नहीं है। आगे देखते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो विश्व का सबसे ऊंचा है वो कहाँ पे? राजगीर में है। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में भोजपुरी भाषा का विकास किसने किया था? तो ये किए थे धरतीदास एवं दरियादास ने। तो 17वीं शताब्दी में भोजपुरी भाषा का विकास किया गया था धरतीदास एवं दरियादास के द्वारा। धरतीदास और दरियादास। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बिहार की प्राचीन काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बिहार के प्राचीन काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल को 3 भागों में विभाजित हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। तो मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जनकधारी प्रसाद ने किया था। मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो ये की थी जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है कि बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के समय जो ग्रामीण नृत्य करते हैं उसका नाम है जोगीरा। नेक्स्ट है कि नौ नालंदा महाविहार के लिए प्रसिद्ध है। तो नौ नालंदा महाविहार के लिए प्रसिद्ध क्या है? संग्रहालय। तो नौ नालंदा जो बना है महाविहार वहाँ पे संग्रहालय है और उसी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यहाँ पे जन्म हुआ था अंतिम गुरु सिखों के चौथे 10वें गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली प्रेस खड़गविलास प्रेस ने किस लिपि में पुस्तक छापी है? तो बिहार का पहला प्रेस खड़गविलास प्रेस जो था वो
कैथी लिपि में पुस्तक छापा था। बिहार का जो पहला प्रेस था ना वो कैथी लिपि में छापा था पहला पुस्तक। और इस प्रेस का क्या नाम था बिहार का पहला प्रेस का? खड़गविलास प्रेस। खड़गविलास प्रेस। आगे देखते हैं। तो अगला है ये प्राचीन काल के प्रमुख व्यक्तित्व को उनके काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो ये है महात्मा बुद्ध, फिर महावीर स्वामी, चाणक्य और बुद्ध घोष। तो ये राइट आंसर है महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और उसके बाद चाणक्य, फिर आए हैं बुद्ध घोष। आगे देख लेते हैं। आगे निम्न में से किस लोक नाट्य में प्रमुख पात्र के रूप में भाई बहन होते हैं? तो श्यामा चकेवा जो उत्तर बिहार का है और पक्षियों के आगमन पे ये मनाया जाता है। तो इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो भाई बहन होते हैं, श्यामा चकेवा। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश का था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, इसने दिल्ली सल्तनत को शामिल किया बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के निम्न में से बिहार राज्य में फ्रांसीसियों ने 1734 ईस्वी में किसकी स्थापना की? तो 1734 में फ्रांसीसियों ने बिहार में माल गोदाम की स्थापना किया था। माल गोदाम का स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया बिहार में। कब? तो 1734 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध ने जो दीक्षा दिया था शिक्षा अपना, तो उसमें अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको दीक्षा उनके द्वारा दिया गया? तो वो था सुभद्र। सुभद्र को गौतम बुद्ध ने अंतिम दीक्षा दिया। आगे देखते हैं। तो अगला है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख है, अफसर से जो प्राप्त अभिलेख है उससे जानकारी मिलता है किसका? तो परवर्ती गुप्त राजवंश का। तो गुप्त राजवंश के बारे में और उसके आगे वाले जो राजवंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अफसर से प्राप्त अभिलेख से जो कहाँ स्थित है? गया जिले में। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। शेरशाह ने पटना का नवनिर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से दोनों जगहों से नवपाषाण काल, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन। चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली, यहाँ से दोनों से जो अवशेष मिले हैं वो नवपाषाण काल के हैं। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन जो अभिलेख है उनकी लिपि कौन सी है? तो जो बिहार से मौर्यकाल का लिपि प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें लिपि है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि में बिहार से जो भी मिले हैं अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि में है। देख सकते हैं। तो महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम है, बिहार के कौन जिला में है? तो ये है वैशाली में। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो द्विभाषीय अभिलेख संबंधित है शेरशाह से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है शेरशाह से। नेक्स्ट है कि अशोक से संबंधित दिए गए कथन पे विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अशोक ने अपने शासन में बौद्ध कालों का तीसरा सम्मेलन किया था, ये गलत है क्योंकि अशोक के समय में क्या हुआ था? ये सही है क्योंकि काला अशोक के समय हुआ था दूसरा का। तो तीसरा आयोजन अशोक के समय ही हुआ था, पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। नेक्स्ट है कि दूसरा पॉइंट है कि धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा तथा अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है।
तो ये भी सही है कि धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा दूसरे देशों में भी अशोक ने भेजा था। जैसे अपने बेटे और पुत्री को श्रीलंका में भेजा और जगह पे भेजा था, चीन वगैरह। अशोक के केवल 4 अभिलेखों में ही उसका नाम मिलता है, ये भी सत्य है, क्योंकि उनका सिर्फ 4 अभिलेखों में ही अशोक का नाम मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन है, तो कोई नहीं है, अर्थात तीनों के तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ था इस्लाम शाह, बिल्कुल सही है। और शेरशाह ने 1542 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी पटना को घोषित किया था, ये गलत है। इन्होंने उसका पुनरुद्धार बस करवाया था पटना को। नेक्स्ट है ये प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेरशाह के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। तो 53 है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्या के केंद्र भी था बिहार शरीफ में, प्रशासनिक केंद्र भी था और उसके साथ ही धार्मिक केंद्र भी था। अगला देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सही कौन गलत। तो चिरांद सारण जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। चेचर वैशाली में, ये भी ठीक है, यहाँ तो दिया नहीं है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है, बिल्कुल सही। और बिरला मंदिर जो है वो पटना में अवस्थित है। ये वाला याद नहीं है तो ये वाला याद कर लीजिए कि बिरला मंदिर पटना में अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार की मैथिली भाषा के प्रमुख नाटककार कौन है। तो मैथिली भाषा के प्रमुख नाटककार हैं श्री जीवन झा। तो श्री जीवन झा है मैथिली की प्रमुख नाटककार। मैथिली भाषा के प्रमुख नाटककार हैं श्री जीवन झा। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि नोनिया विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नोनिया के संबंध में विचार करना है। नोनिया विद्रोह के संबंध में इसका पहला पॉइंट है कि यह विद्रोह हाजीपुर और तिरहुत सारण और पूर्णिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। नोनिया विद्रोह हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। और सोरा के लिए फ्रांसीसियों ने पटना में अपना माल गोदाम भी खोला था 1734 में। तो सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। सोरा उत्पादन करने का कार्य मुख्य रूप से नोनिया जाति के द्वारा ही किया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि लोटा विद्रोह के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में, बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यह 1856 में हुआ था बिहार में। और मुजफ्फरपुर की जेल में जो बंद कैदी थे इन्होंने विद्रोह किया था, लोटा विद्रोह। जेल में मिट्टी के लोटे दिए जाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। जेल में मिट्टी का लोटा इन लोगों को दिया जा रहा था, इसलिए वहां के कैदी मुजफ्फरपुर के विद्रोह को कर दिए थे। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि शिशुनाग 412 बीसी में मगध पे राजा बना था, बिल्कुल सही है। शिशुनाग 412 बीसी में मगध का राजा बना। नेक्स्ट है कि इससे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया, ये भी सही है। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि इसके शासनकाल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था 363 बीसी में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्वितीय के हुआ था कालाशोक जो कि शिशुनाग का बेटा था, और उसने राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र भी ले गया था, और उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। आगे देखते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना, इसमें बताना है सही कथन का। तो इसमें तो सभी की सभी सही है। बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ तथा भृगु और गौतम याज्ञवल्क्य ऋषि मुनियों के संगीत साधना में प्रमुख स्थान बिहार था। तो बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हो चुका था, और जो भृगु थे, भृगु, गौतम, याज्ञवल्क्य, ऋषि मुनि, इन लोगों का संगीत साधना में प्रथम प्रमुख स्थान था बिहार में। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट की उत्तर बिहार की मिथिलांचल में 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही नए देव द्वारा संगीत संबंधी रचना की गई थी, बिल्कुल सही है कि मिथिलांचल में 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही नए देव द्वारा संगीत संबंधी रचना कर ली गई थी। थर्ड पॉइंट है कि बिहार में विवाह के समय सुमंगली, जन्म उत्सव पर सोहर, कृषि कार्यों में 12 मास आदि गान की लोकप्रिय शैलियां हैं। ये तो अभी भी प्रचलित है, तो इसको देखा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है 60 नंबर को देखते हैं। उत्तर बिहार में मुख्यतः मिथिला या दरभंगा जिले में विवाह के अवसर पे लगनी राग में गीत गाए जाते हैं। लगनी राग में गीत गाया जाता है विवाह समय। लगन खुलता है ना, लगन, तो भोजपुर वाले एरिया वाले लोग जानते होंगे। तो मिथिला और दरभंगा जिले में भी और सभी एरिया में बिहार के, चाहे भोजपुर, चाहे पटना वाला मगध का एरिया हो, सब जगह पे, तो सभी जगह पे लगनी राग गीत गाया जाता है शादी के अवसर पे। सेकेंड है कि फाग जो है ना, फाग राग के गीतों की रचना का श्रेय किसको है? तो बेतिया राज को है। जमींदार थे नवल किशोर सिंह, तो नवल किशोर सिंह को फाग राग की स्थापना का श्रेय जानता है। फाग राग की स्थापना के श्रेय बेतिया राज के जमींदार नवल किशोर को। थर्ड पॉइंट है कि पूर्वी राग के गीतों का उदय बिहार के सारण जिला में हुआ। तो जो पूर्वी राग के गीत हैं उसका उदय कहाँ हुआ? तो बिहार के सारण जिले में हुआ है, जहाँ पे चिरांद था नौपक्षार काल का, वहीं पे पूर्वी राग गीत। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में बिहार की 3 राजनीतिक पार्टी यूनाइटेड मुस्लिम लीग, यूनाइटेड फाइनली सफल विलय करके मुस्लिम लीग में विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट है कि अखिल भारतीय, तो ये जो था कि इसका विलय कर लिया गया था फाइनली, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका विलय नहीं हुआ था। सेकेंड पॉइंट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 25वां अधिवेशन पटना में हुआ था, तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि जट जाटिन दाम्पत्य जीवन पर आधारित लोकनाट्य है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। जट जाटिन जो है, तो जट और जाटिन दोनों रहेंगी तो दाम्पत्य जीवन पे ही आधारित होगा और ये एक तरह का लोकनाट्य है। सेकेंड है समाज चेकावा नाट्य का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है, तो ये भी सही है। और ये भाई बहन का त्योहार है, पक्षियों के आगमन पे मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है सही कौन सा है। तो बिरसा मुंडा ने 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया था, बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा ने 1895 तक 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया था। और दूसरा पॉइंट है कि उसके प्रमुख उद्देश्य मात्र छोटा नागपुर से डिकुओं को भगा न देना था, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो धीरे धीरे और भी एरिया के इन लोगों का मदद कर रहा था। उसका फाइनली उन लोगों का मकसद था कि जो भी डिकू हैं, मुंडा, इन लोगों को भगा देना और फाइनली आजाद कर लेना है अपने समुदाय को। आगे देखते हैं हम। तो निम्नलिखित कथन पे विचार करना और बताना है कि कौन सा सही है। तो 1774 और 75 ईस्वी में पटना में डेनमार्क कंपनी की फैक्ट्री स्थापना हुई, तो ठीक है। 1774 और 75 में पटना में डेनमार्क कंपनी का भी आगमन हो गया और वो अपना कंपनी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में डेनिश कंपनी भी मुख्य रूप से सोने का व्यापार करती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। डेनिश कंपनी भी मुख्य रूप से सोने का ही व्यापार करती थी, फ्रांसीसियों की तरह, पटना में। आगे देखते हैं। तो सरदारी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से नेक्स्ट सरदारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटना पर विचार करना है। तो यह ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध जनजातीय सुधारवादी आंदोलन चला। ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध जो सरदारी आंदोलन था, जनजातियों को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था और सामान्यतः यह आंदोलन 4 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो ये वाला गलत है कि 4 चरणों वाला, सिर्फ पहला सही है कि ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध क्या हुआ था? जनजातीय सुधार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सरदारी आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन क्या है? तो पहला कथन है कि कण्व राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो कण्व राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र में और वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। सेकेंड पॉइंट है कि सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का अंत हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो कण्व राजवंश था उसके संस्थापक वासुदेव हो गया और अंतिम हो गए सुशर्मा।
आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है सही इसमें भी। तो पौराणिक फर्स्ट पॉइंट है, पौराणिक मत के अनुसार मगध का पहला वंश जो था बृहद्रथ वंश था। बिल्कुल सही है, बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलक था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक पुलक था। इसी को मार के बिंबिसार बना था उसका हर्यक वंश का। आगे देखते हैं हम। तो अगला है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, बताना है कि इन दोनों में से सही कौन है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो महाराज श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो महाराज श्रीगुप्त थे, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है, जिसका शासनकाल 319 से 335 तक रहा। 319 से 335 के चंद्रगुप्त रहा। इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, बताना है सही। गुप्त पहला पॉइंट है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस काल के विख्यात जो विद्वान थे ना, उनमें बराहमिहिर, आर्यभट्ट और गुप्त के नाम है। बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के नाम भी हैं। आगे देखते हैं। तो अगला है, कथन पे विचार करना है, बताना है कि कौन सही है। तो ककोलत मेला नवादा जिले में प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पे लगता है। तो ककोलत मेला नवादा में तो लगता है, परंतु ये होली के अवसर पे नहीं लगता है, बल्कि ये चैत्र संक्रांति और पे लगता है, होली पे नहीं लगता है ककोलत मेला। और ऐसा माना जाता है कि ककोलत जो जलप्रपात है उसमें नहाने के बाद लोग का सर्प में जन्म नहीं होगा, नेक्स्ट जन्म जो होगा वो सर्प में नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते भी हैं। सेकेंड पॉइंट है मंदार मेला। तो मंदार मेला बांका जिले में लगता है, सही है, परंतु प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। ये गलत है, क्योंकि ये हमेशा मकर संक्रांति पे लगता है। तो इसलिए दोनों क्या है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों जिला तो सही है, परंतु ककोलत ना तो होली पे लगती है, ना ही मंदार शिवरात्रि पे लगता है मेला। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है। पहला है कि विदेशिया लोकनाट्य में भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय हैं और नाटक में महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकारों द्वारा की जाती है। तो ये सही है, क्योंकि विदेशिया लोकनाट्य भोजपुर क्षेत्र के में होता है और अत्यंत ही लोकप्रिय है। विदेशिया लोक नृत्य भोजपुर में होता है, बहुत लोकप्रिय है, और इसमें महिला पात्रों की भी भूमिका क्या होती है, पुरुषों द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट है कि डोकमच पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोकनाट्य है डोकमच, और इसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये भी सही है। तो डोकमच पारिवारिक उत्सव है और उसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें पहला है कि भोजपुर का उदय कब हुआ था। तो भोजपुर का उदय हुआ है सन 1972 में। भोजपुर का उदय सन 1972 में हुआ है। इसके पूर्व यह शाहाबाद जिला का हिस्सा था। भोजपुर 1972 से पहले शाहाबाद का हिस्सा था। सेकंड पॉइंट है कि आरा में रहते हुए अफगानों पर विजय प्राप्त करके बाबर ने 1529 में बिहार पे अधिकार जमाया था। तो अफगान पे आक्रमण करके बाबर ने 1529 में बिहार पे अधिकार जमा लिया था, और भोजपुर का उदय 1972 में होता है शाहाबाद से। दोनों सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि चीरो विद्रोह के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। तो यह विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में हुआ, जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पे गोपाल राय को राजा बना दिया। तो ये बिल्कुल सही है। चेरो विद्रोह हुआ था, तब हुआ था जब पक्षपातपूर्ण नीति के अनुसार जयनाथ जो सिंह थे उनको हटा करके और उसके स्थान पे गोपाल राय को राजा बना दिया गया था, और यह विद्रोह 5 वर्ष तक चला था। ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सही है। फर्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। जो बिल्कुल सही है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल दोनों क्षेत्र प्रभावित हो गए थे। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि इस समय उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर कड़ात वंश का शासन था। ये भी बिल्कुल सही है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय 1191 के आसपास उत्तरी बिहार, दरभंगा और मिथिलांचल वाला एरिया पे अधिकांश भाग पे कर्नाट वंश का शासन था। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो बिहार के, अभी तो झारखंड में चल गया छोटा नागपुर का पठार, तो वहाँ पे आदि मानव के रहने के निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सिंहभूम, रांची, धनबाद, संथाल परगना और मुंगेर से परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष भी मिले हैं। तो अभी बिहार में मात्र स्थित है मुंगेर, बाकी ये संथाल परगना, धनबाद, रांची से वो चल गया झारखंड में। तो यहाँ से मुंगेर से क्या मिले हैं, परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि क्या दो कथन है दोनों सही है। तो इसका देख लेते हैं। पहला है कि नव प्रस्तर युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद से प्राप्त हुए। चिरांद है सारण में और चेचर है वैशाली में, बिल्कुल सही है। और बिहार में नव प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो थे वो चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया और मनेर, पटना से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। तो बिल्कुल सही है, मगध के अधीन था। अभी वर्तमान का पटना एरिया भी आ जाता था, मगध में नालंदा और गया जिले भी थे। सेकेंड पॉइंट है कि अंग राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सही है। तो पहला है कि मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में मिलती है। तो बिल्कुल सही है, मगध का आरंभिक इतिहास महाभारत में मिलता है। सेकेंड पॉइंट है कि बिंबिसार, अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हुआ है उदयभद्र हुआ था और उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी दोनों क्या है, सही है। आगे देखते हैं 80। तो 80 का 2 पॉइंट दिया है और इसमें बताना है कौन सही है। तो मगध का राज्य था उत्तर गांगेय घाटी के केंद्र में स्थित था। तो ये गलत है क्योंकि दक्षिण गांगेय घाटी में मगध का है पटना गया एरिया जो उत्तर में ना गंगा के दक्षिण में है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि मगध की दोनों राजधानियां जो हैं वो राजगीर, पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। तो राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों सुरक्षित भी थे। राजगीर इसलिए कि वहाँ पहाड़ थे बहुत ज्यादा और पाटलिपुत्र भी नदी के किनारे था। आगे देखते हैं 81 है। तो इसमें भी बताना है, 2 स्टेटमेंट है। तो पहला है पॉइंट की बिंबिसार ने अंग में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया था। तो ये ठीक है कि बिंबिसार ने अंग में अपने पुत्र अजातशत्रु को उसका शासक नियुक्त किया था। सेकंड पॉइंट है कि जैन स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है, परंतु बौद्ध स्रोत से सहमत नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है। जैन स्रोत उसको हत्यारा नहीं मानते हैं, बौद्ध स्रोत मानते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी व्यवसायिक प्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन था। तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय जमींदार थे, उन दोनों की शोषणकारी व्यवसायिक प्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन था। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति द्वारा एक शाखा थे। तो ये भी सही है। ताना भगत जो थे वो कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि ताना भगत क्या थे, उरांव जनजाति की एक शाखा थे और छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 83
इसमें भी दो स्टेटमेंट है। तो पहला है कि बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, तो ये सही है। और उसने 1200 में बिहार पे कब्जा किया था, ये भी सही है। और जाके वो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया जिसको बनवाए थे कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथा उन पे विचार करके इसमें भी वही सेम स्टेटमेंट है, पहला दूसरा। तो पहला है कि फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को फरमान जारी करके इतना विशेष अधिकार दिया था, गोल्डन फरमान। नेक्स्ट है कि फर्रुखसियर का शासनकाल 712 से 719 तक रहा है, 1712 से 1719 तक रहा है, ये भी ठीक है। 1712 से 1719 तक रहा, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। आगे देखते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन पे विचार करके बताना है कि कौन सही है। फर्स्ट है कि मध्यकाल में पूर्वी भारत का वर्तमान के बाद पटना ही महत्वपूर्ण नगर। सेकंड पॉइंट है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने पटना का नाम बदल के अजीमाबाद किया था, दोनों का दोनों क्या है, सही है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया था। और मध्यकाल में पूर्वी भारत का वर्तमान के बाद पटना ही महत्वपूर्ण शहर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और बताना है सही गलत। तो पहला देख लेते हैं। फर्स्ट है कि प्रारंभिक मौर्य जो थे वो पाटलिपुत्र की विशेषता जल निकासी व्यवस्था थी, जो रक्षा के साथ साथ सीवेज निपटान दोनों का काम करती थी। तो ये बहुत अच्छा सही बात है। और मौर्य पाटलिपुत्र की विशेषता वाली जल निकासी व्यवस्था थी और सीवेज निपटान दोनों करता था। सेकंड पॉइंट है कि चंद्रगुप्त के परपोते जो अशोक हैं उनके शासन में पटना भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रभावी राजधानी के रूप में उभरा, ये गलत है, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त के समय से ही पटना था, तो ये ऐसा नहीं कि अशोक के समय ही बस ये पटना का उभार हुआ है, पहले से था। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड आगे देखते हैं 87 क्वेश्चन। तो 87 है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है। तो फर्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे 320 से 335 के अधीन थे, उनका शासनकाल था। और साम्राज्य को उत्तर में पुनर्जीवित किया गया जो कि बिहार तक फैला था, तो ये बिल्कुल सही है। तो 320 से 335 की समय थी चंद्रगुप्त प्रथम, और साम्राज्य को उत्तर में पुनर्जीवित किया और जो कि बिहार तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने अशोक के शासन के कई सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया है, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने अशोक के बहुत सारे सिद्धांत को भी एक्सेप्ट किया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 88। तो निम्नलिखित कथन पे इसमें भी बताना दो स्टेटमेंट है। पहला है कि पटना की सबसे पुरानी मस्जिद 1489 में बनी थी, जिसे बेगू हज्जाम की मस्जिद कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जो पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है वो 1489 में ही बन गई थी और इसे बेगू हज्जाम की मस्जिद कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आईने अकबरी के अनुसार पटना कागज, पत्थर और कांच उद्योग के लिए एक समृद्ध केंद्र था, मजबूत केंद्र था, तो बिल्कुल सही है। आईने अकबरी जिसको अबुल फजल लिखा था, तो इसके अनुसार पटना कागज, पत्थर और कांच उद्योग के लिए एक समृद्ध केंद्र था। उसके अलावा पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है बेगू हज्जाम की मस्जिद, 1489 में बनी थी। आगे देखते हैं 89। तो 89 में भी तो स्टेटमेंट है। तो पहला है कि बिहार हुई बक्सर की लड़ाई ने बिहार सहित संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। तो बिहार और बक्सर की लड़ाई ने बिहार सहित, ऐसी बात है सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला नहीं, मीर कासिम था और लखनऊ का नवाब था और दिल्ली का शाह आलम, तीनों लोग के बीच में हुआ था और तीनों लोगों ने फाइनली हार गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसने भारत का नींव रख दिया। सेकेंड पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पटना पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्रों का व्यापार का केंद्र था, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 90। तो 90 का फर्स्ट है कि बिहार में मानवीय गतिविधियों का सबसे पहला प्रमाण मुंगेर में मध्य प्रसारकालीन आवासीय अवशेष प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। नौ प्रसार तो चेचर चिरांद सब हो गया, मनेर वगैरह, लेकिन जो मध्य प्रसार काल का अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है, मुंगेर में। सेकेंड है कि कैमूर, नवादा और जमुई की पहाड़ियों में
प्रागैतिहासिक शैली चित्रों की खोज की गई है और यूरोप और अफ्रीका के समान है। तो यूरोप अफ्रीका के समान कैमूर, नवादा और जमुई की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की गई है। प्रागैतिहासिक शैल में बना चित्र था और उस समय था यूरोपियन जैसा, इसका मतलब हो सकता है वहाँ आवागमन हो। नेक्स्ट है कि 91 का फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तर और मध्य बिहार में किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो उत्तर और मध्य बिहार में किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, बिल्कुल सही है। तो किसान आंदोलन बहुत बड़ा रोल, अभी भी किसान बहुत मैटर करते हैं देश के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि 1919 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, ये क्या है? गलत है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 92 है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार का मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सीमा पे तुर्कों के आक्रमण से होता है। बिहार का जो इतिहास प्रारंभ होता है, इसका सेकेंड पॉइंट है कि मुस्लिम हमलावरों के लगातार हमलों के बाद अनेक बिहार में ओइनवार राजवंश का पतन हो गया है। तो ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। तो ओइनवार राजवंश का पतन हो गया मुस्लिम हमलावरों के लगातार हमलों के बाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना बताना है। फर्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा युगीन जो साक्ष्य है वो भागलपुर, राजगीर एवं वैशाली में मिला है। हड़प्पा युगीन साक्ष्य मिला है कहाँ पे? तो ये मिला है भागलपुर में, राजगीर में और वैशाली में मिला है। सेकेंड पॉइंट है कि आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष हरत, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, राजरप्पा साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर, नालंदा और जिले में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए थे। दोनों के दोनों सही है। तो जो हड़प्पा के साक्ष्य थे वो कहाँ मिले हैं? तो भागलपुर में मिले हैं, राजगीर में मिले हैं, वैशाली में मिले हैं। भागलपुर, राजगीर, वैशाली में मिले हड़प्पा युग के साक्ष्य। वहीं आरंभिक प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हरत, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, राजरप्पा साक्ष्य मिले हैं कहाँ? गया, मुंगेर और नालंदा में। तो गया, मुंगेर, नालंदा में मिल गए हैं आरंभिक प्रस्तर युग के। आगे देखते हैं। तो 2 पॉइंट है, उसमें बताना है कौन सी है। तो फर्स्ट है कि बोलियों का बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था, बिल्कुल सही है, बोलियों का बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। सेकंड है कि बोली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये भी सही है, बोली बौद्ध से संबंधित है और उनका संबंध बेतिया से था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट है पॉइंट की वज्जी संघर्ष के बाद अजात शत्रु को काशी दहेज में मिला। ये बहुत बिल्कुल गलत है। वज्जी संघर्ष के बाद अजात शत्रु काशी दहेज में नहीं मिला था, बल्कि प्रसेनजीत के साथ संघर्ष किया था तो उसको मिल गया था। सेकंड है कि अजात शत्रु और लिच्छियों के मध्य युद्ध को कौशल संघर्ष कहते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। अजात शत्रु लिच्छियों के मध्य युद्ध संघर्ष जो हुआ था उसको युद्ध कौशल संघर्ष नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार का उल्लेख जो है वो वेद, पुराण, महाकाव्य आदि ग्रंथों में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कि प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों व जैन बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियां ग्रंथों से मिलती हैं, तो ये भी सही है। 97 देखते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन बिहार का लोकगीत नहीं है? तो कोई भी नहीं है, निर्गुड़िया भी बिहार का नहीं है, घोड़बंदी भी बिहार का नहीं है लोकगीत। तो बिहार के दोनों लोकगीत नहीं है, ना निर्गुड़िया ना घोड़बंदी। आगे देखते हैं 98। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार का अपना राष्ट्रीय गीत है, तो ये गलत है, बिहार का कोई राष्ट्रीय गीत नहीं है। और जिसे 2012 में अपनाया गया था, तो ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। 99 है, इसमें बताना है फर्स्ट पॉइंट है, तो ये है कि झिझिया भारत के बिहार के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित करता है, तो बिल्कुल सही है। झिझिया जो है बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह देवी दुर्गा के 3 रूपों को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है सेकंड की झूमर बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो हर समय किया जाता है, ये भी सही है। झूमर बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य जो हमेशा किया जाता है, और भी राज्यों का, यूपी का भी झूमर है। 100 क्वेश्चन है कि इसका फर्स्ट है 100 क्वेश्चन का पॉइंट कि सिक्की कला बिहार की
पारंपरिक कला है जो मधुबनी से संबंधित है, तो सही है, बिल्कुल सही है। सिक्की कला कहाँ से संबंधित है, तो मधुबनी से। सिक्की कला का संबंध है मधुबनी से। सेकंड है कि इस कला में घासों को हाथी, पक्षी, सांप और कछुए जैसी विभिन्न आकृतियों में सिल देते हैं। तो जो इस कला में क्या होता है, घास को लेकर के हाथी, पक्षी, सांप, कछुआ जैसा सिल दिया जाता है, इसी को बोलता है सिक्की कला बोला जाता है। एक सिक्का आता है, वो घास एक टाइप का विशिष्ट घास है और उससे बनाया जाता है इन विभिन्न टाइप के पशुओं को। तो ये मधुबनी का है। आगे देख लेते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लाह का काम मूलतः सामानों को सजाने में किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, लाह का काम बिहार में होता है क्या, सामानों को सजाने के लिए। सेकंड है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी लाह के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी लाह के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 102। 102 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसका है 102 का फर्स्ट है कि स्टेटमेंट की क्या बिहार में बोली जाने वाली मगधी भाषा इंडो आर्यन भाषा है। तो बिल्कुल सही है, बिहार में बोली जाने वाली मगधी जो भाषा है वो इंडो आर्यन भाषा है। सेकंड पॉइंट है कि क्या मगधी भाषा भोजपुरी और मैथिली से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मगधी जो बोला जाता है तो ये पटना वाला एरिया में बोला जाता है, पटना गया मगधी। तो क्या यह भोजपुरी और मैथिली से निकटता से जुड़ा है, तो ये भी सही है, और मगधी भाषा इंडो आर्यन भाषा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 103। इसमें भी दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि पूर्वी बिहार के लोग इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, पूर्वी बिहार के लोग इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। सेकेंड है कि अंगिका भाषा नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये भी क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों सही है, अंगिका भाषा बिहार के नेपाल की तराई में बोला जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 104। तो 104 का फर्स्ट है कि पॉइंट है कि 1948 में सरायकेला और खरसावां की राजधानियां वाले छोटे राज्यों को बिहार में मिला दिया गया। तो बिल्कुल सही है, 1948 में सरायकेला और खरसावां की राजधानियों वाले छोटे छोटे राज्यों को बिहार में मिला दिया गया। सेकंड है कि क्या 1956 में जब भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था तब यह क्षेत्र बंगाल में चला गया था। तो नहीं, ये गलत है। आगे देखते हैं 105। तो 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, 105 का प्रथम है कि टिकुली पेंटिंग जो है वो एक प्राचीन कला है जो पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और वैशाली में उपलब्ध है। तो क्या टिकुली पेंटिंग एक प्राचीन कला है जो पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली में उपलब्ध है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। सेकेंड पॉइंट है कि इन चित्रों में धार्मिक, सामाजिक विषयों का भी चित्रण किया जाता है टिकुली पेंटिंग में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। टिकुली पेंटिंग मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, पटना से संबंधित है और इसमें धार्मिक और सामाजिक विषय होते हैं। नेक्स्ट है कि इसका फर्स्ट देखते हैं 106 का फर्स्ट। विश्व शांति स्तूप का निर्माण अनेक देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि क्या जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है। तो जो विश्व शांति स्तूप है तो उसका निर्माण कराया गया था बहुत सारे देशों के द्वारा मिलकर, और यह जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने इसका किया था। जापानी भिक्षु थे फूजी गुरुजी, इन्होंने बनाया था विश्व शांति स्तूप। सेकंड 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। सुमंगली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या यह गीत, सुमंगली जो गीत है वो विवाहित जोड़ी के साथ आनंद और उत्साह का माहौल बनाते हैं और उन्हें परिवार, समाज और सामुदायिक समरसता के प्रतीक के रूप में आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं। तो बिल्कुल सही है। सुमंगली जो गीत होता है विवाहित जोड़ी के साथ ही गाया जाता है, मनाया जाता है। सेकंड है इसका पॉइंट कि सुमंगली गीतों की परंपरा बिहार की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी बिल्कुल सही है। 108 देख लेते हैं। तो 108 का फर्स्ट पॉइंट है कि बिहुला नामक जो पर्व है भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो क्या ये सही है।
बिल्कुल सही है। बिहुला नामक पर्व जो है भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। सेकेंड है कि मधुश्रावणी नामक पर्व कहाँ मिथिलांचल में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। मधुश्रावणी मिथिलांचल में और बिहुला भागलपुर में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 109। तो 109 में है कि कठघोरवा नृत्य के संबंध में बताना है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ने किया बिहार का लोक नृत्य है और उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है, तो ये सही है। जो कठघोरवा नृत्य है वो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है। सेकेंड है कि यह नृत्य संपन्न परिवारों के विवाह समारोह में लोक संस्कृति का पर्याय है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कठघोरवा नृत्य संपन्न परिवारों के लिए है। नेक्स्ट है कि 110 का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 1846 ईस्वी में विद्रोही जो थे अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण किया था, फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और सेकेंड है कि 1759 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, तो ये भी गलत है। दोनों के दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर। तो हाल ही में पेश केंद्रीय बजट 2024-25 की प्राथमिकता में शामिल है, तो किसको शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है AI को नहीं शामिल किया गया, इसको छोड़ के बाकी इन तीनों को शामिल कर लिया गया। ऊर्जा सुरक्षा 24-25 के बजट में ऊर्जा सुरक्षा है, मानव संसाधन विकास है और नवाचार है, तो मानव संसाधन विकास, ऊर्जा और नवाचार है। 112 क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दोनों असत्य हैं। इस योजना में लाभार्थी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया, ये गलत है। और इस पहल का उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना, ये भी गलत है। पूर्वोदय योजना का दोनों, यहाँ पर मुझे लग रहा है पूर्वोदय नहीं सूर्योदय योजना होना चाहिए, जो सोलर प्लांट से संबंधित है योजना, और सबके घरों पे लगाया जाएगा, सोलर प्लैनेट लगाया जाएगा। तो इसके संबंध में दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है और सूर्योदय योजना होना चाहिए। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। तो 113 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि इसमें जो खाद्य विकिरण इकाई है, तो खाद्य विकिरण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई 50, तो ठीक है, ये भी सही है। 50 खाद्य विकिरण इकाई स्थापित हो जाएगा 24-25 में। और सेकेंड है कि ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाए जाने की भी घोषणा है, तो ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में बताना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में कौन सत्य है? पहला है कि केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब हाट स्थापित करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगले 5 वर्ष में 100 हाट का निर्माण होगा। सेकेंड है कि सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना करेगी, तो ये भी सही है। 115 है कि भारत के नए स्पेस पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के नया स्पेस पोर्ट के संदर्भ में बताना है। फर्स्ट है कि जो भारत का पहला नया स्पेस पोर्ट बनेगा वह क्या केरल के थुट्टुकुडी जिले के मंदिर शहर तिरुचंद्री पास चट्टग्राम में स्थापित किया जाएगा, तो बिल्कुल गलत आंसर है इसका। और सेकेंड है कि यह अंतरिक्ष एजेंसी की मौजूदा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद दूसरा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो भारत का नया स्पेस पोर्ट बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही बन रहा है, उसी के आसपास बन रहा है, और ये दूसरा होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद ये दूसरा नंबर का होगा। आगे देखते हैं 116। तो हाल ही में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश दिया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसका क्या है कि ये
दोनों गलत है। यह फाउंडेशन एक सरकारी संगठन, ये भी गलत है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री फाउंडेशन के पद अध्यक्ष, ये भी गलत है। सेकंड 117 देखते हैं। 117 है कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो जो स्वयं प्लस है प्लेटफॉर्म, इस पे विचार करना है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, तो इसको केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सेकेंड पॉइंट है कि IIT मद्रास इस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है। तो स्वयं प्लस में IIT मद्रास इस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा और इसे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आगे देख लेते हैं 118 क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट गार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो सैन्य अभ्यास जो स्टीड फास्ट गार्ड 2024 इसमें विचार करना था। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये नाटो देशों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। तो जो स्टीड फास्ट गार्ड 2024 है वो नाटो देश द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, स्टेट फास्ट। और सेकेंड पॉइंट है कि इनमें 31 सदस्य देश और नाटो सहयोगी स्वीडन की 90,000 सेनाएं शामिल हुई थी। ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो इसमें फर्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन है कि लोकपाल के अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय मणिकराव खानविलकर। तो लोकपाल के अध्यक्ष बन गए हैं अजय मणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन। तो 122 नंबर देख लेते हैं हम। हाल ही में सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि कौन सही है। तो सुदर्शन सेतु जो है यह भारत का सबसे लंबा पुल है जो 2.32 किलोमीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज है और यह गुजरात के सोमनाथ स्थित समुद्र के हिस्से बनाया गया है। तो ये गलत है। सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया गया जो भारत का सबसे लंबा 2.32 किलोमीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज। आगे देखते हैं कि 123 के निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित नहीं किया जाता है? तो भारत जापान के बीच जो नहीं होता है वो मित्र शक्ति है और भारत जापान के बीच होता है कौन सा? जिमेक्स होता है भारत जापान। सिन्धु मैत्री होता है भारत जापान। धार्मिक गार्जियन भी होता है भारत जापान के बीच। सिन्धु मैत्री, जिमेक्स और धार्मिक गार्जियन। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्णा नदी के किनारे मुदिमानिक्यम गांव में कम से कम 1300 से 1500 वर्ष पुराने 2 शिलालेख और 1 मंदिर मिले हैं। तो ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चालुक्य से संबंधित है। कृष्णा नदी के किनारे मुदिमानिक्यम गांव में 1300 से 1500 पुराना 2 शिलालेख मिला है और ये चालुक्य वंश से संबंधित है। 125 क्वेश्चन है कि हाल ही में नेविगेट भारत नामक पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेविगेट नामक पोर्टल है एक, वो लॉन्च किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है नेविगेट भारत। आगे देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। तो 126 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के लिए थीम क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के लिए थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम। 127 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का विषय था क्या? बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ, ये सही है। जबकि यह हर वर्ष 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेकंड है। तो फर्स्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मदर टंग डे मनाया जाता है 21 फरवरी को, ना कि 1 मार्च को।
आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। तो 128 नंबर है कि मिसाल स्पाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो मिशन स्पाइड है ना, मिशन स्पाइड ये लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों और ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से बचाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो मिशन स्पाइड्स है उसको इसलिए जारी किया गया ताकि वाणिज्यिक जो जहाज है कमर्शियल है उनको ईरान समर्थित जो हौथी विद्रोह हैं उनके हमले से बचा जा सके। सेकंड है कि इसे वेस्टर्न नेवी के 7वें ब्रिगेड ने अंजाम दिया। तो ये गलत है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मिलके ये मिशन स्पाइड्स चलाया गया था। आगे देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। तो ये है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कथन पे विचार करना है। तो बताना है कौन सही है। तो जो विश्व शिखर सम्मेलन था वो इसका आयोजन कहाँ हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इसका हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो यूएई करता है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। और सेकंड जो पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली थी, ये बिल्कुल गलत है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि 130 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इसे लॉन्च किया, ये बिल्कुल गलत है। और इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। तो जो महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल स्वाति पोर्टल इसे किसने बनाया है। तो आईआईटी दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए स्वाति पोर्टल आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ग्रो जो रिपोर्ट पोर्टल है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रो पोर्टल और रिपोर्ट नीति आयोग ने लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। तो 132 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो गुप्तेश्वर वन पूछा जाएगा कहाँ है। तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। गुप्तेश्वर वन कहाँ है, उड़ीसा में है। और यहाँ उसको चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर लिया गया है। आगे 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है। तो ये क्या आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी मतलब आवश्यकता हाइपर है, हाइपर वेलोसिटी उसका वेग बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक स्थापना कर लिया है कौन। तो आईआईटी कानपुर ने। आगे देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 है कि हाल ही में किसके द्वारा घर गो होम और रीयूनाइट पोर्टल विकसित किया गया है। तो ये किया गया है तो ये जो घर पोर्टल है गो होम और रीयूनाइट है और ट्रैक चाइल्ड दोनों को महिला बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसीलिए इसमें ये सभी में से कोई नहीं होगा क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसको विकसित किया है। आगे 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्सीन सुरक्षा नेट वेरिएशन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों गलत दिया है तो इसको क्या ही देखते हैं वैक्सीन सुरक्षा नेट। आगे देख लेते हैं, इस पे स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट है कि किसकी आगामी संस्मरण पुस्तक का शीर्षक 4 स्टार्स डेस्टिनी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। तो ये आगामी संस्मरण पुस्तक है किसका है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है जनरल एम नरवणे। तो जनरल एम नरवणे ने लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इनका एम नरवणे ने स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को इनका वह शीर्षक से प्रकाशित हुआ है पुस्तक। आगे देखते हैं 137 नंबर के हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेस में मान्यता मिली है। तो कौन भारतीय हवाई अड्डा है जिसको यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेस में मान्यता मिली है। तो ये है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिल गया है क्या। तो प्रिक्स वर्सेस में मान्यता यूनेस्को 2023 के अनुसार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है 138 की अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है हम। तो इसमें पहला है कि वर्ष 2023 में यह पुरस्कार अफगान महिला जो है कौशल विकास केंद्र को दिया गया। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को मिला था अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सेकेंड पॉइंट जो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये गलत है। आगे देखते हैं 139। तो 139 से 1 दिसंबर 2023 में भारत में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का समापन हुआ है और इसके संदर्भ में सही कथन बताना है। तो विजय हजारे जो टूर्नामेंट है वो तमिलनाडु के पास सबसे अधिक इस बार ट्रॉफी को जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसको किसने जीत लिया है? तो ये फर्स्ट वाला इसका गलत है क्योंकि इसको सौराष्ट्र ने नहीं बल्कि हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी को। और इसने विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके टूर्नामेंट जीत लिया। और अब तक का विजय हजारे ट्रॉफी जीतने का सबसे अधिक रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है तमिलनाडु के पास है। आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। तो 140 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसे भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया था, तो ये सही है। और सेकंड है कि इस योजना की देखरेख भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा किया जाएगा, तो ये भी सही है। अब 141 से स्टार्ट हो जाता है मैथ, तो ये सब खुद बना लीजिएगा आप लोग। और ये वीडियो को यहीं पर आप करते हैं समाप्त क्योंकि सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया और नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।